वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत जारी। अब 7 साला मासूम बच्चे की मौत का बाज़ बने इसराइली फौजी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल के एक एजुकेशन सेंटर में खुद कुछ धमाका। 19 अफराद धमाके में हलाक, 27 दिगर हुए जख्मी। यूक्रेन के 4 इलाके रूस में हो रहे हैं जम। पुतिन ने कहा, इताअत न करने वाले ममालिक पर मगरब बना रहा है दबाव। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को लगाई फटकार। अर्जी भी कर दी खारिज, उल्टा अर्जी दाखिल करने वालों पर लगाया जुर्माना। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले मुलजिमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी जमानत। सदर मजलिस ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। अदालत ने मुलजिमीन और यूपी सरकार को भेजा नोटिस। और समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी की बेबाक तकरीर की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का रोल और निज़ाम मीर उस्मान अली खान का जिक्र करते आए नजर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली फ़ौजियों ने मशरक़ी बैतुल्लहम में एक 7 साला फ़लस्तीनी बच्चे का पीछा किया और वो अपनी जान बचाने के लिए एक बुलंद जगह से नीचे गिरकर मारा गया। मौके पर मौजूद अफराद का कहना है कि इसराइली फ़ौजियों ने स्कूल से घर जाने वाले बच्चों का पीछा किया और 7 साला फ़लस्तीनी बच्चा रियान यासिर सुलेमान एक बुलंद जगह से नीचे गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, ताहम उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया और इसीलिए मासूम बच्चे की मौत वाक़ हो गई। दूसरी जानिब सियोनी फ़ौजियों ने जनूबी अल खलील के इलाके में वाक़े एक स्कूल पर चढ़ाई की, क्लासरूम को नुकसान पहुँचाया और असातिज़ा और बच्चों को ज़दोकोब किया, जिसके नतीजे में कई असातिज़ा और बच्चे ज़ख्मी हुए। ईरानी खबर रसा इदारे के मुताबिक साल 2020 की शुरुआत से अब तक इसराइली फ़ौजियों की जारहियत में अब तक 35 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके हैं। अफगानिस्तान में पुलिस का कहना है कि दारुल हुकूमत काबुल के इलाके दश्त बर्ची में वाक़े एक एजुकेशन सेंटर में आज जुमा की सुबह एक खुदकुश धमाके के नतीजे में 19 अफराद हलाक जबकि 27 जख्मी हो गए। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक काबुल पुलिस के तर्जुमान खालिद ज़दरान ने बताया कि तलबा इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे कि एजुकेशन सेंटर पर एक हमलावर ने खुदकुश धमाका किया और बदकिस्मती से 19 अफराद जाँ बहक और 27 दिगर ज़ख्मी हो गए। इससे कबल तालिबान हुकूमत में वजारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल नाफे तुकूर ने भी वाक़े की तस्दीक करते हुए ज़ख्मियों और हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया था। फौरी तौर पर किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ताहम अफगानिस्तान में सरगर्म शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने हालिया दिनों में मुख्तलिफ धमाकों और हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है। यूक्रेन के 4 इलाकों में रेफरेंडम के बाद मॉस्को में आज जुमे को एक तकरीब में इन इलाकों को रूस में बाज़ाब्ता ज़म करने का ऐलान किया जा रहा है। अमेरिका ने इस इक़दाम की मज़म्मत की है, जबकि यूक्रेनी सदर ने आला सतही हंगामी इजलास तलब कर लिया। क्रेमलिन के एक तर्जुमान ने बताया कि यूक्रेन के इलाकों ज़ापोरेज़िया, खरसून, डोनेस्क और लुहांस्क में रेफरेंडम के बाद मॉस्को में आज जुमे के रोज़ एक खुसूसी तकरीब में इन चारों इलाकों को रूस में अलहक़ को बाज़ाब्ता शक्ल दी जाएगी। इस मौके पर सदर व्लादिमीर पुतिन ने अहम खिताब भी किया। इससे पहले कल जुमेरात की शाम को जारी होने वाले एक सदारती हुक्मनामे में सदर पुतिन ने ज़ापोरेज़िया और खरसून के आज़ादी को तस्लीम कर लिया, जिससे इन इलाकों के रूसी फेडरेशन में ज़म होने का रास्ता हमवार हो गया था। इससे पहले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरब को आज़ाद रियासतों की दौलत मुश्तरका के इलाके में नए तनाज़ात को हवा देने के मंजरनामे पर काम करने पर तनकीद का निशाना बनाया।
साबिक सोवियत ममालिक की इंटेलिजेंस सर्विसेज के सरबराहान से वर्चुअल बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मगरब इज्तिमाई तौर पर उन ममालिक पर दबाव डाल रहा है जो तरक्की के खुद मुख्तार रास्ते का इंतखाब करते हैं, उन लोगों पर जो इताअत नहीं करना चाहते, दबाव के जरिए अपना काम निकालना चाहता है। पुतिन ने इस दौरान अमेरिका समेत दिगर मगरबी ममालिक को यूक्रेन जंग को हवा देने का इल्ज़ाम भी आयद किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का रेफरेंडम के हवाले से हालिया बयान इख्तियारात से तजावुज़ है, ये कहना है रूस का। कल गुतेरेस ने सहाफ़ियों के सामने ऐलान किया था कि रूस की जानिब से यूक्रेनी इलाक़ों के अलहाक़ का असरी दुनिया में कोई मकाम नहीं है। उन्होंने कहा कि यह ख़तरनाक इक़दाम है। उनके इस बयान पर अब रूसी ऐवान सदर ने अपने रद्दअमल में कहा है कि मजमूई तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को सियासी बयानात देने का कोई हक़ हासिल नहीं है। रूस की जानिब से यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों को क्रेमलिन में ज़ब्त करने की कार्रवाई के दौरान यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से फ़ोन पर उन्होंने बात की है। तुर्किया के कम्युनिकेशन डायरेक्टोरेट के एक बयान के मुताबिक एर्दोगान ने ज़ेलेंस्की को बताया कि यूक्रेन की ज़ापोरिज़िया जोहरी प्लांट पर एक मुआहदा तुर्किया की सालिसी के ज़रिए कीव और मास्को के दरमियान तय पा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस्तांबुल के अनाज के मुआहदे में तुर्किया ने सालिसी की थी। तुर्क रहनुमा ने अंकारा की जानिब से रूस और यूक्रेन की जंग को पुरअमन तरीक़ों से ख़त्म करने में मदद के लिए कोई भी कदम उठाने पर आमादगी को भी दोहराया है। इस दरमियान यूक्रेन में रूसी जारहियत मुसलसल बढ़ती जा रही है और यूक्रेनी फ़ौज को बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान एगोर कोनाशेंकोव ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान रूसी अफवाज की खुसूसी कार्रवाई में 510 यूक्रेनी फ़ौजियों और किराए के जंगजुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। एगोर कोनाशेंकोव ने मजीद कहा कि रूसी अफवाज ने उन कार्रवाइयों में यूक्रेन की 15 जंगी गाड़ियों, 4 टैंक, 6 बख्तरबंद गाड़ियों, 2 अमेरिकी हावित्ज़र तोप, एक S-300 मिसाइल सिस्टम और कीव की फिजाया के 124 जेट फाइटर को तबाह कर दिया गया है। समुद्री तूफान इयान ने अमेरिका में तबाही मचाई हुई है। इस तूफान को अमेरिकी तारीख के रिकॉर्ड सबसे ताकतवर तूफानों में से एक करार दिया जा रहा है। यह तूफान बुध के रोज़ फ्लोरिडा के साहिल से टकराया था। बंदरगाही शहर नेपल्स से ड्रामाई फुटेज देखे गए हैं। सैलाब का पानी साहिल के सामने वाले घरों और सड़कों तक फैल गया। सड़कें डूब गई और उन पर गाड़ियों के बजाय शार्क को तैरते देखा गया। एनडीटीवी के मुताबिक एक वीडियो क्लिप ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। इस क्लिप में फोर्ट मायर्स स्ट्रीट पर एक शार्क को सैलाबी पानी में देखा गया है। न्यूज़ वीक की भी एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा के हुक्काम ने समुद्री तूफान इयान के दौरान मकीनों को खबरदार किया था कि तूफान के दौरान सांप और रीछ भी देखे जा सकते हैं। एक बयान में फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्ड लाइफ कमीशन ने कहा कि आपको मगरमच्छ, सांप और रीछ भी नजर आ सकते हैं, लिहाजा चौकन ना रहा जाए। Hey guys, this is the current condition in my house. God hope you never have to see this at your house. What we all fear in life come true today. So God bless everybody out there trying to make it through this, and I hope you make it through all right. So see you on the other side. दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी या फेमा के हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ओहदेदार इब्तिदाई रिपोर्टों में इस तूफान की वजह से बड़े पैमाने पर इंसानी हलाकतों के बारे में सुन रहे हैं। ये फ्लोरिडा की तारीख का सबसे हलाकत ख़ेज़ तूफान हो सकता है, लेकिन तादाद अभी वाज़ेह नहीं है। दीगर ओहदेदारों ने भी कहा कि हमने इतना शदीद तूफान पहले नहीं देखा और उसके बावजूद भी कि तूफान गुजर रहा है, पानी चढ़ता ही जा रहा है और इम्कान ये है कि इसकी सतह में इजाफा जारी रहेगा। बुनियादी तौर पर यह गुज़िश्ता 500 बरस में पहला इतना बड़ा सैलाब है।
वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाने वाली अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी को फटकार लगाते हुए जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने कहा कि जो पार्टी वोटरों की जानिब से शनाख्त हासिल करने में नाकाम रही है वो वाज़ेह तौर से एक दरख्वास्त दायर करके शनाख्त हासिल करने की कोशिश कर रही है। अदालत वो जगह नहीं है जहां कोई भी चला आए और पब्लिसिटी ले ले। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जिसमें भारत के इलेक्शन कमीशन को ईवीएम में खामियों को दूर करने के लिए असरदार इक़दाम करने के अहकामात देने की मांग की गई थी। यूपी इलेक्शन के दौरान एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ था। उनके हमलावरों को जेल हुई थी। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने इन हमलावरों की जमानत के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी की दरख्वास्त पर मुलजिमीन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बता दें कि इस मामले में मुलजिम सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इन मुलजिमीन के अलावा यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया है ताकि हाई कोर्ट को दोबारा ये मामला गौर करने के लिए भेजा जाए। अब इस मामले में अगली समाअत 11 नवंबर को होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर वारिस पठान ने बीजेपी और आरएसएस को हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये दोनों मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। उनकी नीयत में ही खोट है। हमने कहा कि ठीक है, आप नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है, गरबा खेलिए, ट्रेनों में भी गरबा खेलते हैं, मरीन ड्राइव पर भी खेला जा रहा है गरबा, हमको कोई आपत्ति नहीं है, फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए। मगर वहीं पर अगर एक मुसलमान अगर नमाज का वक्त हो गया और किसी मॉल में या रास्ते में या प्लेटफॉर्म पे या कहीं 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ने को खड़ा हो जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाता है, उसके खिलाफ एक्शन लेके उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरे नमाज 2 मिनट अगर किसी ने पढ़ लिया किसी को तकलीफ दिए बिना, क्या प्रॉब्लम होता है? आपको भी आपने देखिए यूपी का एक वीडियो आ गया था जिसके अंदर एक लेडी अपने रिश्तेदार को देखने गई हॉस्पिटल में, उसकी अच्छे होने की दुआ मांगने के लिए नमाज पढ़ रही थी, किसी ने उसका वीडियो बना के डाल दिया, सब तरफ एफआईआर हुआ। लेकिन ठीक है, पुलिस ने बाद में क्लैरिफिकेशन किया कि हमने अरेस्ट नहीं किया। तो हमको किसी के रिलीजन से आपत्ति नहीं है, मगर वो जो मानसिकता और उस सोच के जो लोग हैं ना, जो हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान को डिवाइड करके अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, मेरी लड़ाई उनसे। ये भाजपा आरएसएस का इंटेंशन और इरादा जो है ना, इनकी नीयत में खोट है। पीएफआई के बाद अब मुल्क में आरएसएस पर पाबंदी लगाने की मांग बढ़ती जा रही है। यूपी की फॉर्मर सीएम मायावती ने भी अब संघ को बैन करने की वकालत की है। इस ज़िमन में ट्वीट करते हुए मायावती ने लिखा कि मरकज़ की जानिब से पीएफआई पर मुल्क भर में कई तरह से टारगेट करके आखिरकार अब असम्बली इंतखाबात से पहले इस पर उसके 8 मौविन जमातों के साथ पाबंदी लगा दी गई। इससे सियासी मफाद व संघ के पोलराइजेशन की पॉलिसी मानकर यहाँ लोगों में इत्मीनान कम और बेचैनी ज़्यादा है। मायावती ने इसी सिलसिले के दूसरे ट्वीट में लिखा कि यही वजह है कि अपोजिशन पार्टियां हुकूमत की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी मुश्तइल व हमलावर हैं और आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है कि अगर पीएफआई मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो इस जैसी दीगर तंजीमों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आज़मी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों के रोल की खुलकर बात करते नजर आए। साथ ही उन्होंने आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान का भी जिक्र किया। मैं अध्यक्ष जी एक बहुत ही मजलूम कम्युनिटी का हूं और आज बहुत ही सताया हुआ हूं।
अनटचेबल हो गया हूं। मेरे बारे में कोई बात करेगा तो मेजॉरिटी को वोट ही चला जाएगा। क्या गलती किया हमने, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ। हम ही थे वो लोग थे जिन्होंने इस देश के अंदर, जब सुभाष चंद्र बोस जी बर्मा में उन्होंने अपनी फौज बनाई थी, तो सबसे पहला चंदा देने वाला मुसलमान था, जिसने 1,25,00,000 रुपया उस जमाने में दिया था कि अंग्रेजों को भगाने के लिए आपकी फौज को मेरी तरफ से ये डोनेशन है। हम ही थे वो। कौन सी गलती किया हमने, रोजाना हमारे ऊपर इस तरह की वार किया जा रहा है। अरे हम ही थे वो। जब चाइना से जंग हो रही थी, मुझे याद है कि मैं आजमगढ़ में छोटा सा था, आजमगढ़ में पुल के पास एक साधु बाबा की मंदिर थी, और साधु बाबा बेचारे उस पर चलते थे, साइकिल पर चलते थे, उनका एक पैर लूला था, और हम लोग उनके साथ उनकी साइकिल के पीछे गलियों में भागते थे कि चंदा दो, भारतवर्ष की चाइना से लड़ाई हो रही है। मैं छोटा सा था, याद है मुझे। लेकिन हमने पढ़ा उसी वक्त हैदराबाद से उस्मान अली साहब ने प्रधानमंत्री को बुलाया, लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा कि मेरी तरफ से इस देश को 6 टन सोना, इस दुनिया का सबसे बड़ा चंदा देने वाला उस्मान मुसलमान था, जिसने भारतवर्ष को चाइना की लड़ाई के लिए मदद किया था, वो हम ही थे। गांधी जी ने जब स्वदेशी आंदोलन का ऐलान किया, तो वो जो आज अपने आप को ये लोग इस देश का बहुत बड़ा समर्थक समझते हैं, उन लोगों ने जेल से चिट्ठी लिखा कि हमें छोड़ दो, हम गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन का मटिया मेल कर देंगे। आज वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हम ही थे कि मुंबई में रहने वाला मेमन बिरादरी, देश में रहने वाले मुसलमान जिनके पास उस वक्त सनलाइट साबुन की एजेंसी, लाइफ बॉय साबुन की एजेंसी, मैनचेस्टर के कपड़े, मुगल लाइन के जहाज, बड़ी बड़ी कंपनियों की एजेंसियां, बर्मिंघम के कागज की एजेंसियां मुसलमानों के पास थीं। लेकिन जैसे गांधी जी ने ऐलान किया कि हमें देश में स्वदेशी आंदोलन चलाना है, विदेशी कंपनियों को बंद करना है, मुसलमानों ने एक एक कंपनियों को उसी वक्त उठा के एजेंसियां वापस कर दिया, और वो दिन है आज का दिन है, मुसलमान गरीबी के नीचे आ गया। लेकिन आज क्या हमारे साथ हो रहा है? आज देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ सत्ता को अपनाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देश को बर्बाद कर देंगे ये लोग। देश का जीडीपी नीचे हो गया। कुछ लोग, अभी मैं कल पढ़ रहा था अखबार में, चपरासी की नौकरी थी, चपरासी की, बीए पढ़ा लिखा आदमी, एमए पढ़ा लिखा आदमी, पीएचडी किया हुआ, हाईली क्वालिफाइड, लाइन में खड़ा है। क्यों? कि नौकरी नहीं मिल रही है, मैं चपरासी की नौकरी करना चाहता हूं। 70 सालों में सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर नौकरी छीनी गई है तो इस सरकार में छीनी गई है दोस्तों। इसलिए आज हम लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग, आज ये गांधी जी कातिल की मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। गांधी जी ने कहा था हिंदी और उर्दू 2 बहनें हैं। सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा था कि ये इस देश में हिंदू और मुसलमान 2 आंखें हैं, अगर एक आंख भी खराब हो गई तो ये देश बदसूरत हो जाएगा। लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए लोग मुसलमानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, मैं समझता हूं शायद हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। कहते हैं हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली और झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। कांग्रेस पार्टी के सदर के लिए होने वाले इंतखाब से पहले रोज ही नया मोड़ सामने आता जा रहा है। अब कांग्रेस सदर बनने की रेस से दिग्विजय सिंह बाहर हो गए हैं। अब मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के दरमियान होगा। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे मुझसे सीनियर हैं और अगर वो सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैं इस रेस से बाहर हो जाऊंगा। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष,
इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर तनकीद करते हुए मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस एक दिन की खबर के लिए मुहिम चलाती है। बाल कांग्रेस के बाद अब प्रियदर्शनी अभियान कांग्रेस चलाएंगे। इसमें 17 से 20 साल की लड़कियों को जोड़ेंगे। आज से शुरुआत होगी। कॉलेजी छात्राएं रहेंगी। कांग्रेस के संग दिक्कत क्या है कि वो एक दिन के समाचार के लिए वो ये सब करते हैं। पहले बाल कांग्रेस का उन्होंने गठन किया था और बाल कांग्रेस के बारे में उन्होंने बताया था कि अब ये अभियान चलाए जाएंगे और कार्यक्रम किए जाएंगे। न बाल कांग्रेस कहीं दिख रही, न उससे सदस्य दिख रहे। ये दिसंबर 2021 की बात है। उसके बाद जून में कहा था कि आपका कमलनाथ आपके साथ अभियान चलाएंगे, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर घर चलो घर घर चलो अभियान जनवरी में इन्होंने कहा था। फिर जन संसद संवाद यात्रा निकाली थी। फिर तिरंगा सम्मान यात्रा अगस्त में निकाली थी। नवंबर में जन जागरण अभियान इन्होंने चलाया था। एक हाथ कहीं दिखा क्या? वही हाल प्रियदर्शनी जी का होने वाला। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। फलस्तीन में इसराइली जारहियत जारी, अब 7 साला मासूम बच्चे की मौत का बाज बने इसराइली फौजी। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल के एक एजुकेशन सेंटर में खुद कुछ धमाका, 19 अफराद धमाके में हलाक, 27 दिगर हुए जख्मी। यूक्रेन के 4 इलाके रूस में हो रहे हैं जंग। पुतिन ने कहा, इताअत न करने वाले ममालिक पर मगरब बना रहा है दबाव। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को लगाई फटकार, अर्जी भी कर दी खारिज, उल्टा अर्जी दाखिल करने वालों पर लगाया जुर्माना। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले मुलजिमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी जमानत। सदर मजलिस ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। अदालत ने मुलजिमीन और यूपी सरकार को भेजा नोटिस। और समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी की बेबाक तकरीर की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का रोल और निज़ाम मीर उस्मान अली खान का जिक्र करते आए नजर। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए
नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।